जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 11 के भूगोल प्रैक्टिकल की क्लास में आपका स्वागत है। आपकी जो भूगोल की बुक है, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य फर्स्ट, क्योंकि सेकंड है वो +2 में लगती है, तो इसके 2 चैप्टर आपके, पहला और दूसरा, मानचित्र का परिचय और मानचित्र मापनी, इन दोनों चैप्टर पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आज हम अभ्यास करेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्नों का लेवल है वो सीनियर लेवल के प्रश्नों का है वो रखा गया है, यानी सीनियर लेवल के प्रश्नों को हम हल करेंगे ताकि आपको इन दोनों चैप्टर की जो मूल बातें हैं यानी बेसिक कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। सामान्य से आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है, कौन सा है? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या आर्थिक मानचित्र? वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र किस कैटेगरी में आएगा? वो होता है थीमेटिक मानचित्र। दूसरा प्रश्न देखिए, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? नीले रंग का इस्तेमाल, मानचित्र में हम नीले रंग का इस्तेमाल है वो किसके लिए करते हैं? जलाशयों यानी पानी के लिए, पर्वतों के लिए, मैदानों के लिए या वृक्षों के लिए? क्या होगा सही उत्तर? वो है पानी को दर्शाने के लिए यानी जलाशयों को दिखाने के लिए। तीसरा प्रश्न देखिएगा, अब दिक सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक सूचक यानी दिशा बताने वाला यंत्र, कंपास, इसका उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है चौथा, पैमाना आवश्यक है, स्केल है वो किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए या खाका के लिए? क्या होगा सही? तो स्केल हम जब हम मैप बनाते हैं, मानचित्र बनाने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी का जो लघु रूप है वो वास्तव में किसका प्रतिरूप है? ग्लोब, मानचित्र, रेखा चित्र या खाका? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो है अपना ग्लोब। अगला प्रश्न है छठा, दिक सूचक की सुई हमेशा दर्शाती है, कंपास की सुई हमेशा दर्शाती है, किसको दिखाती है? चारों दिशाएं दी हुई है यहां पर, किसको? उत्तर दिशा को, नॉर्थ को इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विभिन्न राज्यों तथा देशों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों, इनको दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक या आर्थिक, किसमें आएंगे? तो ये आता है राजनीतिक मानचित्र में। ये मानचित्र किसी क्षेत्र का प्रशासनिक विभाजन, जैसे देश, राज्य, जिले हैं, गांव को, उनको दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आठवां, कि मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान किस दिशा को दर्शाता है? तो इजी सा है, उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगला प्रश्न है नौवां, कि मानचित्र में पर्वतों के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? आपको पर्वतों का प्रदर्शन करना है, मानचित्र के ऊपर किस रंग का इस्तेमाल करेंगे? नीला, पीला, हरा या भूरा? तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्राउन कलर को, भूरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेखाओं एवं आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए निम्न में से क्या चीज अनिवार्य है? गौर कीजिए, रेखाओं और आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए क्या चीज होनी अनिवार्य है? मानचित्र, रूढ़ि, प्रतीक, उत्तर दिशा या मानचित्र मापनी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मानचित्र कहे जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मैप का स्केल, मानचित्र मापनी है वो आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां, एक मानचित्र जिसकी मापनी है 1:4000 और उससे बड़ी है, या तो इतनी है या उससे बड़ी है, तो उसे कहा जाता है भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, भित्ति मानचित्र या एटलस मानचित्र? ये किस में आएगा? आपने पढ़ा है ना चैप्टर को, भूसंपत्ति मानचित्र और स्थलाकृति मानचित्र, इन दोनों की बात करें पहले और दूसरे की, तो ये दोनों ही
वृहद मापनी मानचित्र कहलाते हैं, जबकि भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र की बात करें तो ये क्या कहलाते हैं? लघु मान मानचित्र कहलाते हैं। पढ़ा है आपने थ्योरी को। अब यहाँ 1:4000 या उससे बड़ी है, इसकी बात हो रही है। तो ये किस प्रकार का मानचित्र है? इसका सही उत्तर है वो है भू संपत्ति मानचित्र। कौन सा है? भू संपत्ति मानचित्र, जिसे कैडस्ट्रल भी कहते हैं। कैडस्ट्रल ये फ्रेंच भाषा का जो शब्द है कैडेस्ले, कैडेस्त्रे, इससे बना है कैडेस्ट्रल या भू संपत्ति। इसका मतलब होता है क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका, क्षेत्रीय संपत्ति का रजिस्टर है एक तरीके से, ऐसे समझिएगा। गांव में इसका जो भू संपत्ति मानचित्र है वो 1:4000 और शहरों के लिए 1:2000 मापने के आसपास का बनाया जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? ये हो ही गया क्लियर। 1:4000 या उससे बड़ी मापने का है तो वो भू संपत्ति मानचित्र। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है? मानचित्र के लिए कौन सा अनिवार्य नहीं है ये बताना है। क्या चीज मानचित्र के लिए जरूरी नहीं है? तो इसका मतलब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए भी मानचित्र के लिए क्या जरूरी है। तो आपको पता है उसके लिए एक तो हमें क्या चाहिए? मापनी चाहिए, तो ये ऑप्शन में है नहीं। एक चाहिए हमें मानचित्र प्रक्षेप, ये ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब ये तो अनिवार्य है। एक चाहिए मानचित्र व्यापीकरण, ये भी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी जरूरी है। व्यापीकरण का मतलब क्या है? प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और मानचित्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी विषय वस्तु को सावधानी पूर्वक है वो नियोजित किया जाता है। तो ये व्यापीकरण, तो ये भी जरूरी है। फिर आता है मानचित्र अभिकल्पना, मानचित्र अभिकल्पना ये भी जरूरी है। इसमें क्या होता है? मानचित्र की जो आलेखी जो विशिष्टताएं होती है उनको योजनाबद्ध किया जाता है इसके अंतर्गत। इसमें उचित संकेत का चयन करना, उनके आकार, प्रकार, लिखावट का तरीका, रेखाओं की चौड़ाई, रंगों का चयन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल रहती है डिजाइनिंग वाली। मानचित्रों का इतिहास, ये तो कोई बात नहीं हुई, तो इसका मतलब कौन सा अनिवार्य नहीं है? मानचित्रों का इतिहास ये अनिवार्य नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। जबकि मापनी, मानचित्र प्रक्षेप, व्यापीकरण, अभिकल्पना और मानचित्र निर्माण और उत्पादन, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 13वां, कि मानचित्र में पृथ्वी का प्रदर्शन होता है। जब हम मैप पर दिखाते हैं तो आपको पता है जो यहाँ एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय ऐसे दे रखा है। XX, YX, ZX पढ़ते हैं अपने, XX, YX और एक ऐसे कागज पर हम ऐसे दर्शाते हैं, तो ये दिखाई नहीं देती है। जब हम मानचित्र को बनाते हैं तो कैसा हो गया? फिर द्विविमीय हो गया, डायमेंशियल। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, विश्व का सबसे प्राचीन मानचित्र पाया जाता है। सबसे प्राचीन मानचित्र कहाँ मिला? अरब, यूनान, भारत या मेसोपोटामिया में? तो सही उत्तर क्या है? मेसोपोटामिया में। अगला प्रश्न है 15वां, कि किस क्षेत्र के उच्चावच, भूगर्भीय, जलवायु, मृदा संबंधी तत्वों को दर्शाया जाता है? किसके अंदर दर्शाया जाता है? भौतिक मानचित्र में, सांस्कृतिक में, आर्थिक में या राजनीतिक में? क्या होगा इसका सही उत्तर? उच्चावच, भूगर्भ, जलवायु, मृदा, ये सारे किस में आएंगे? भौतिक मानचित्र में। उच्चावच मानचित्र, भूगर्भीय मानचित्र, जलवायु मानचित्र, मृदा मानचित्र, तो ये सारे भौतिक के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल मैप में। अगला प्रश्न है आधार दिशा रेखा। आधार दिशा रेखा या शून्य ये क्या दर्शाता है? किस दिशा को दर्शाता है? हमें अच्छे से पता है, इसका उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है भी। अगला प्रश्न है कि गांव के भू संपत्ति मानचित्र बनाए जाते हैं। कैडेस्ट्रल जो है भू संपत्ति मानचित्र किस मापनी पर बनाए जाते हैं ये बताना है। भू संपत्ति मानचित्र ये बनाए जाते हैं, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इनमें? 2 नंबर, 1:4000 मापनी पर। आपको पता है जो भू संपत्ति जो मानचित्र होते हैं, ये जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, उसकी सीमा निर्धारित करने में, या जो नगरों में अपना जो मकान होता है, प्लाट होता है,
उनको प्रदर्शित करने में इन मानचित्र का इस्तेमाल है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवीय प्लेनीमीटर से क्या ज्ञात की जाती है? ध्रुवीय प्लेनीमीटर से क्या चीज ज्ञात की जाती है? अच्छा प्रश्न है। मानचित्र पर दो स्थानों की दूरी, दिशा का मापन, वायु की दिशा या क्षेत्रफल की गणना। ध्रुवीय प्लेनीमीटर, तो इसकी सहायता से क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 नंबर। ध्रुवीय प्लेनोमीटर में एक छड़ की गति को नापा जाता है, जिसके एक सिरे का जो चाप है वो स्थिर करके उसके रेखापथ को सीमित कर दिया जाता है, और जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल मापना है उसकी परिधि को एक बिंदु की मदद से दक्षिणावर्त दिशा में ट्रेस कर लिया जाता है। तो क्षेत्रफल का मापन है वो इसकी सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानचित्रों के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? मानचित्रों के लिए मापनी भी चाहिए, मानचित्र प्रक्षेप भी चाहिए, मानचित्र व्यापीकरण भी चाहिए, तो कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी। तो हमें ये पता होना चाहिए भी मानचित्र के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, तो सभी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में मानचित्रों की आलेखी विशिष्टताओं को योजनाबद्ध किया जाता है? मानचित्रों की आलेखी विशिष्टताओं को योजनाबद्ध किया जाता है। मानचित्र अभिकल्पना, मानचित्र व्यापीकरण, मानचित्र प्रक्षेप या मापनी। ये क्या? ये मानचित्र निर्माण की जो अनिवार्य चीजें हैं वो हैं ये सारी। इनमें उसकी विशिष्टताओं को योजनाबद्ध किस में किया जाता है? वो उसकी डिजाइनिंग में किया जाता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? मानचित्र अभिकल्पना, जो मैप डिजाइनिंग है वो इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व के द्वीपों को कितने भागों में बांटा है? 5, 7, 9 या 11? तो 7 के अंदर बांटा है भी। अगला प्रश्न है कि भौतिक मानचित्र का प्रकार है। भौतिक मानचित्र में क्या आता है? उच्चावच, भूगर्भ, जलवायु, ये सारी चीजें आती हैं, मृदा भी आता है। तो यहां क्या हो जाएगा फिर उत्तर? उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा मानचित्र मानव निर्मित लक्षणों को दर्शाता है? मानव निर्मित, और आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी अगर आपको इस शब्द का मतलब है। मानव निर्मित जो चीज होती है वो कल्चरल कहलाती है, कल्चरल। तो इसके आधार पर उत्तर क्या हो गया फिर? सांस्कृतिक मानचित्र। इसके अंतर्गत हम जनसंख्या का वितरण, वृद्धि, लिंगानुपात, आयु अनुपात, धार्मिक संकट, सामाजिक संगठन, साक्षरता, जो ग्रामीण शहरी बस्तियां, इन सब को प्रदर्शित है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 24वां कि निम्न में से कौन सी विधि मापनी की सार्वत्रिक विधि है? यूनिवर्सल। बहुत प्यारा प्रश्न है। मापनी की जो मेथड है उनमें सबसे यूनिवर्सल मेथड है वो कौन सा है? साधारण प्रकथन, निरूपक भिन्न, आलेखी विधि या इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन सा है? निरूपक भिन्न, RF हम जिसको कहते हैं, निरूपक भिन्न। अगला प्रश्न देखिएगा, मानचित्र की दूरी को मापनी में किस रूप में जाना जाता है? मानचित्र की दूरी को मापनी में किस रूप में जाना जाता है? अंश, हर, मापनी का प्रकथन या निरूपक भिन्न? देखिए यूनिवर्सल जो मेथड है वो है RF। आप ये ध्यान, RF की फुल फॉर्म आप कमेंट में डालिएगा, पता चले भी बेसिक क्लियर है ना। RF की फुल फॉर्म, इसका मतलब होता है, ऊपर ध्यान दीजिए, ये दो चीजों का अनुपात है। एक तो मानचित्र पर आप दूरी कितनी रखते हो, मानचित्र के ऊपर दूरी, और बटा में होता है वास्तविक दूरी जो धरातल पर है। तो मानचित्र पर दूरी बटा में धरातल पर दूरी, इन दो का अनुपात है, रेशो है RF। तो आप देखिए बटा में जब चीज लिखते हैं तो ऊपर वाली क्या होती है? अंश होती है, और नीचे वाली क्या होती है? हर। तो मानचित्र, यहां आप गौर कर लें, इस चीज से क्लियर हो जाएगा एक बहुत प्यारा कंसेप्ट। मानचित्र की दूरी को किस रूप में जाना जाता है? अंश या हर? तो आप देखिए मानचित्र पर दूरी ऊपर ऊपर लिखी जाती है, अंश। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मानचित्र पर जो दूरी हम लिखते हैं यानी ऊपर जो लिखा जाता है वो हमेशा ही 1 यूनिट माना जाता है, 1 यूनिट। जैसे आप कह रहे हो ना 1/10, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10। तो इसका मतलब 1/10 ही है। 1/4000, इसका मतलब 1/4000 है। इसका मतलब हो गया जमीन पर अगर 4000 किलोमीटर है तो हम मैप में 4000 मीटर है तो ऊपर 1,
तो मानचित्र पर दूरी एक ही लेते हैं हम, धरातल पर जितनी दी जाती है, तो धरातल की दूरी हर में लिखी जाती है। तो इतनी बात में खूब सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो 25वें का सही उत्तर क्या हो गया अपना? 1 नंबर। अगला है कि मापनी में अंश व्यक्त करता है। अभी अपनों ने कर लिया, अब भी धरातल की दूरी को या मानचित्र की दूरी को, तो क्लियर है मानचित्र की दूरी है वो ऊपर लिखी जाती है जो अंश कहलाता है। अगला प्रश्न है 27वां के 1 मील में इंच होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। 1 मील है उसके अंदर कितने इंच होते हैं? गुणा भाग करके देख लीजिएगा। आपको पता है ना 1 मील के अंदर 8 फरलांग होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको भाई, घोट लेना थोड़ा सा। 1 मील में 8 फरलांग, 1 फरलांग के अंदर 220 यार्ड, यार्ड यानी जिसे हम गज भी कहते हैं, गज और यार्ड। तो 1 फरलांग में 220 यार्ड, और 1 यार्ड के अंदर 3 फीट होता है, और 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं। इन सबको गुणा करके देख लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 63,360 इंच। तो 1 मील में कितने इंच होते हैं? 63,360। गुणा की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख लें, ये सीधा साधा ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कई बार। अगला प्रश्न है मापक की अंग्रेजी प्रणाली है वो कहाँ प्रचलित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में, चीन में, भारत में या जापान में? तो ये कहाँ है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि निरूपक भिन्न का अंश सदैव होता है। निरूपक भिन्न यानी आरएफ, इसका अंश हमेशा ही क्या रखा जाता है? 12 इकाई, 63,360 इकाई, 1 इकाई या 8 इकाई? क्लियर कर चुका हूं, हमेशा ही 1 इकाई। ऊपर मानचित्र पर दूरी बटा में धरातल पर दूरी, और मानचित्र पर दूरी हमेशा ही 1 यूनिट ली जाती है। और सबसे बड़ी बात, आरएफ की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ नहीं लगा हुआ होता, ये भी ध्यान रखिएगा। विमाहीन है, मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय या प्राकृतिक मापक होता है, कौन सा है भाई? तो वही बार बार यूनिवर्सल जो स्केल है वही हो गया, तो वो है अपना निरूपक, प्रदर्शक भिन्न जिसको कहते हैं, निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न भी इसे कहा जाता है, आरएफ। अगला प्रश्न है 1 फरलांग में गज होते हैं 120, 420, 230 या 220? देखिए 1 मील में 8 फरलांग, और 1 फरलांग के अंदर बात करें तो 220 यार्ड होते हैं, और यही गज है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? 220। 1 फरलांग में 220 गज होते हैं। अगला प्रश्न है माप की अंग्रेजी प्रणाली के अनुसार 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं? 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं भी? तो आपको मैंने कहा था माप की जो अंग्रेजी प्रणाली है उसको 4 जो पॉइंट है वो अच्छे से, मील, फरलांग, यार्ड और फुट को फरलांग, यार्ड, फुट और इंच में चेंज करना आपको आना चाहिए। तो 1 यार्ड के अंदर होते हैं 3 फुट। 3 फुट जो कि 3 नंबर ऑप्शन पे है, ध्यान रखिएगा कई बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे ये 3 अब 3 नंबर ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझिएगा। अगर ये 3 यहाँ पर होता और 2 यहाँ पर होता, आप सोचते अच्छा 1 यार्ड बराबर 3 फीट, कह लो भी 3 नंबर ऑप्शन नहीं, ये देखना है 3 किस में है, तो यहाँ इस पे हिसाब से 4 में हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाती है, प्रश्न आते हुए गलत हो जाता है हड़बड़ाहट में। तो ध्यान रखिएगा जो चीज़, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भी, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं और 3 है वो 3 नंबर ऑप्शन पे लिखा है तो सही हो गया। समझ रहे हो ना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? बहुत जरूरी है ये चीज़ें, कई बार गच्चा खा जाते हैं हम, धोखा हो जाता है, सही प्रश्न गलत कर बैठते हैं अपनी गलती से। अगला प्रश्न है 33वां, अंग्रेजी प्रणाली के अनुसार 1 फुट में कितने इंच होते हैं भी? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं भी, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अगला प्रश्न है मैट्रिक प्रणाली के अनुसार, मैट्रिक प्रणाली जो मीटर में प्रदर्शित होती है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भी? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 10 मिलीमीटर हो गया। 1 किलोमीटर में हमें पता है ना 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm मिलीमीटर होते हैं। तो ये थे आज के अपने 34 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल वाली बुक के पहले 2 चैप्टर के 11 क्लास 11 के भूगोल प्रैक्टिकल के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।